Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we will discuss about a very most important topic for class 10th from the chapter Current Electricity, which is differentiate between resistance and resistivity. Most of the students have difficulty in understanding this concept of resistance and resistivity. So today we will clear all doubts among these two topics. So without wasting our times, let us start this topic. सबसे पहले हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस हम पहले बता भी चुके हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस जब हमने वीडियो बनाई थी उसमें बता चुके हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे बनता है। फिर भी हम इसको एक बार दोबारा से समझा देते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर के अंदर होता है। कंडक्टर के अंदर होने का मतलब ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो गई। इनहेरेंट मीन्स अंदर की प्रॉपर्टी, कंडक्टर के अंदर की। लेकिन रेजिस्टिविटी अंदर की नहीं होती। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी को बोलते हैं। सो रेजिस्टिविटी बाहर की प्रॉपर्टी है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस अंदर की प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, इसीलिए इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। मान लेते हैं हमने किसी कंडक्टर को लिया है और उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। और बैटरी से कनेक्ट करते क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू होंगे। अगर उसके अंदर लाखों इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी। कोलिजन्स होंगी तो वो करंट को फ्लो होने में डिफिकल्टी करेंगे, यानी करंट को पूरा फ्लो होने नहीं देंगे। जितने कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतने कम मतलब करंट फ्लो होगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। अब कोलिजन्स ज़्यादा होंगी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने में डिफिकल्टी होगी, इसीलिए करंट कम फ्लो होगा। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स ही अपोज करेंगे करंट के फ्लो को। यानी कि रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो उसके अंदर ही होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which opposes the flow of charge, which opposes the flow of current, ठीक है ना। सो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ही है जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, आगे बढ़ने नहीं देता। क्यों नहीं बढ़ने देता? कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। रेजिस्टिविटी दूसरी साइड पे रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अब वो भी एक रेजिस्टेंस ही है बट स्पेसिफिक टाइप का, कुछ अलग प्रॉपर्टी है उसकी। कैसे? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसको हमने डिस्कस किया है पहले भी कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों इक्वल हो जाएं? इज देयर एनी कंडीशन वेयर आर इज इक्वल टू रो? यस, देयर इज वन कंडीशन। इसका एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया था रेजिस्टिविटी का, जो कि रेजिस्टेंस से ही बनता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यही था फॉर्मूला। अब हम कह रहे हैं कि कब रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। रेजिस्टिविटी कब रेजिस्टेंस के बराबर होगी? तो इसमें से हम रेजिस्टिविटी को निकाल रहे हैं इधर ही, तो ये क्या हो जाएगा R A अपॉन L, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कब हो सकती है? जब एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाए, या फिर इसके साथ साथ लेंथ भी यूनिट मीटर हो जाए। दैट मीन्स इफ एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ जो है वो 1 मीटर हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। यही एक वो कंडीशन है, वही हमने वहां डिस्कस की हुई है। इट इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ही है ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है? यूनिट 1 मीटर का है, और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है। दैट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, ठीक है ना। दिस इज द प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम होती है, ठीक है ना। कहां से निकाला है हमने? ओम्स लॉ में जब हमने V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर जब हमने पढ़ा था तो हमने ओम को डिराइव किया था। हमने पता किया था कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट है R इज इक्वल टू V अपॉन आई होती है, और इसको हम रेजिस्टेंस को किस में डिनोट करते हैं? ओम में डिनोट करते हैं। सो इसकी यूनिट होगी ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ये भी हम डिराइव कर चुके हैं पहले वीडियोस में, ठीक है। डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। थर्ड पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर में पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इन दोनों पॉइंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। रेजिस्टेंस दोनों पॉइंट पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी और लेंथ पे भी। लेंथ बढ़ाएंगे
रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। एरिया कम करेंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। सो रेजिस्टेंस दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या रेजिस्टिविटी भी इन पे डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है कि हमारा मटेरियल कैसा है। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एल एंड ए। लेंथ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती। हमारा चाहे कंडक्टर जितना मर्जी लेंथी है, जितना मर्जी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। रेजिस्टिविटी उसकी मटेरियल की अलग होगी। इट डिपेंड ऑन मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करेगी ये। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम पहले बता चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, अंदर होती है, और रेजिस्टिविटी जो है वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, दिस इज एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे ताकि इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझा जाए, रेजिस्टिविटी के कंसेप्ट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज how much current will an electric bulb draw from 220 volt source if the resistance of the bulb is 1200 ohm? If in place of a bulb a heater of resistance 100 ohm is connected to the source, calculate the current drawn by the source. ठीक है, कितना करंट ड्रॉ किया जाएगा इसके द्वारा वो बताना है। अब देखो पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है, जो वोल्ट की वैल्यू है हमारे पास V जो है वो सेम है 220 वोल्ट, इसके लिए 220 वोल्ट, दोनों कंडीशन में सेम है। हमें सिर्फ चेंज क्या करना है, रेजिस्टेंस चेंज करना है। दैट मीन्स एक बार तो हमने बल्ब लगा दिया था, दूसरी बार इन्होंने हीटर की कुछ और लगा दिया उसकी जगह पे, रेजिस्टेंस चेंज करके। मान लेते हैं पहले वाला रेजिस्टेंस जो है वो 1200 ओम है हमारा, दूसरे को हमने R2 दे दिया है जो बाद में चेंज करके लगाया गया है, वो 100 ओम है। कैलकुलेट क्या करना है, कितना करंट ये ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, करंट निकालना है। करंट निकालने का मतलब I की वैल्यू निकालनी है, यानी यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है ना, यूजिंग ओम्स लॉ इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो जो निकालना है हमने I, तो हम I को बाहर ले लेंगे, I1 निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू V अपॉन R1। दूसरी कंडीशन में हमने निकालना है I2, दिस विल बी इक्वल टू V अपॉन R2। सो सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल, V है 220 वोल्ट अपॉन R1 है हमारे पास 1200 ओम। इसी तरह से I2 निकालने के लिए V है हमारे पास 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 100 ओम। जो वैल्यूज कट सकते हैं उसको काट देंगे, 2 6 12, 0 2 1 2। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 11/60। 11/60 को हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 0 डेसिमल लगाया और यहाँ पे हमने 0 कैरी की। ठीक है, यहाँ पे ये कितने पे जा सकता है, 1 पे जा सकता है। 61 × 60, 0 5, एक 0 और कैरी किया, 60 की टेबल पे 500, 8 पे चला जाएगा, 480, 0 2 डेसिमल तक काफ़ी है, 0.18 एम्पियर। करंट एम्पियर में होता है ना, दैट मीन्स I1 की वैल्यू 0.18 एम्पियर आ गई। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, उसमें I2 निकाल लेते हैं, दैट मीन्स 2.2 एम्पियर आ गई। ये तो सीधे ही आ गया काट करके, दिस इज I2। ठीक है, हमने I1 भी कैलकुलेट कर लिया है, हमने I2 भी कैलकुलेट कर लिया है। यही हमसे निकालने के लिए कहा गया था कि कैलकुलेट करो कि करंट ड्रॉन कितना होगा दोनों कंडीशंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि दो वायर्स हमें गिवन है, वायर एक्स एंड वायर वाई, और किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। हमें बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है। रेजिस्टेंस 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, हमें पता है। सबसे पहली चीज़, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकेंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एंड थर्ड इज रेजिस्टिविटी, है ना, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। हमने ये दोनों से मिला करके ही तीसरा बनाया है। ठीक है, इसमें फर्स्ट से ही पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, सिर्फ इसका यूज़ करेंगे हम। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का मतलब जितनी लेंथ ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा। किसकी लेंथ ज़्यादा है, X वायर की लेंथ ज़्यादा है या Y वायर की लेंथ ज़्यादा है। ऑब्वियसली Y वायर की लेंथ जो है वो ज़्यादा है, जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सो सिंपली वी कैन से कि वायर Y का जो रेजिस्टेंस है, वायर Y has greater resistance
आई होप ये बहुत इजी था। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फिगर। इन दिस क्वेश्चन क्या कहता है ये, द फिगर बिलो शोज 3 cylindrical copper conductors along their faces, areas and lengths. Discuss in which geometrical shape the resistance will be highest. किस शेप के अंदर जो है रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है, वी नो द फॉर्मूला वेरी वेल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। साथ ही साथ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। दीज 3 फॉर्मूलाज वी नो वेरी वेल। ठीक है ना, तो बेसिक फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टिविटी की टर्म्स में है वो यूज करेंगे। ठीक है ना, जिसमें लेंथ और एरिया दोनों है। हमें सिर्फ लेंथ और एरिया को तो नहीं देखना ना, सिर्फ लेंथ को नहीं देखना, साथ साथ एरिया को भी देखना है। लेंथ के साथ साथ एरिया भी है, लेंथ के साथ साथ एरिया भी है। सो वी विल लुक फॉर द फॉर्मूला नंबर 3। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस शेप का जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, R विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी इसकी मान लेते हैं, इसकी रेजिस्टिविटी भी रो है, इसकी रेजिस्टिविटी भी सेम है, इसकी भी सेम है, तीनों की रेजिस्टिविटी रो है। तो दिस विल बी रो, लेंथ कितनी है इसकी L अपॉन A, एरिया कितना है A, एरिया इज A। सो दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन, और यू कैन से इक्वेशन नंबर A बना लेते हैं हम इसको। ठीक है ना, ये किसके लिए आ गया, इस फर्स्ट शेप के लिए, इतना ठीक है। अब नेक्स्ट इस शेप के लिए कंसिडर करते हैं, R इज इक्वल टू रो, इसकी रेजिस्टिविटी है, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ इज 2L, लेंथ है 2L अपॉन एरिया, अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, A/2 दिया हुआ है यहाँ पर, एरिया इज गिवन A/2। अब A/2 ऐसे होगा, अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, 2 विल बी गॉन हेयर, दिस विल बी रो इंटू 4L अपॉन A। ठीक है, अब इसमें से हम 4 को बाहर ले लेते हैं, R इज इक्वल टू 4 इंटू रो L अपॉन A, ये बन जाएगा। यस, दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन फॉर सेकेंड फिगर। इक्वेशन नंबर B हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड फिगर है, इसके अंदर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। R इज इक्वल टू रो L, L कितना है यहाँ पर, L/2 अपॉन एरिया, एरिया इज 2A। ठीक है, सो रेजिस्टेंस R विल बी इक्वल टू, अब 2A कहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी रो L अपॉन 4A। अब इसमें से 1/4 बाहर ले लेते हैं, R विल बी इक्वल टू 1/4 ऑफ रो L अपॉन A। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशंस की तरफ एक बार जरा ध्यान से देखिए, और इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। यस, इसमें रो L अपॉन A है, इसमें भी रो L अपॉन A है, इसमें भी रो L अपॉन A है। तो हम रो L अपॉन A किसको रख देंगे, R को। इसमें भी ये R है, इसमें भी ये R है। अब तीनों के रेजिस्टेंसेस अलग अलग निकालने हैं, तो इसमें हम इसको R1 ले लेते हैं, इसमें हम इसको R2 ले लेते हैं, इसके लिए हम R3 ले लेते हैं इसको। ठीक है ना, सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो R1 रेशो R2 रेशो R3, R1 की वैल्यू कितनी है, उसमें R1 हमने रो L अपॉन A ही रखा है, तो दिस विल बी 1 रेशो R2 में है 4 इंटू रो L अपॉन A, रो L अपॉन A R1 ही है, सो दिस विल बी 4 रेशो R3 1/4 रो L अपॉन A, रो L अपॉन A क्या है, R1 ही है, यहाँ पर रो L अपॉन A R1 ही है, दैट मीन्स 1/4। अब किस का रेजिस्टेंस आपको देखने में ज़्यादा लग रहा है, देखिए ये 1 है, ठीक है, सबसे छोटा ये है, उससे छोटा हो जाएगा 1/4, इससे भी छोटा है 1/4, दैट मीन्स ना तो ये है ना ये है, सबसे बड़ा कौन है, ये है, दैट मीन्स R2 हैज़, या R2 इज हाईएस्ट, और यू कैन से ग्रेटेस्ट। R2 हाईएस्ट है, दैट मीन्स फिगर 2 जो है हमारे पास, सेकंड फिगर है, हैज हाईएस्ट रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ओके,
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। ए मेटल वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.25 मिलीमीटर। वायर का डायमीटर दिया हुआ है 0.25 मिलीमीटर एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी दी हुई है 0.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। निकालना क्या है फर्स्ट पार्ट में, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। 5 ओम का रेजिस्टेंस बनाने के लिए कितनी लेंथ वायर की होनी चाहिए, फर्स्ट पार्ट में निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, हाउ मच विल द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर डायमीटर जो है वो डबल कर दिया जाए। सो पहले फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करते हैं जिसमें ये रेजिस्टेंस पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द वायर कितनी होगी ताकि 5 ओम रेजिस्टेंस बन जाए। तो हम जानते हैं जो कंडीशंस हमें दी हुई है वो हमने लिख ली है। डायमीटर दिया हुआ है तो हम रेडियस बना सकते हैं, ठीक है ना। वायर का जो डायमीटर है हमें वो गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस अब ये मिलीमीटर में है, दैट मीन्स 0.25 इंटू इसको मीटर में कर लेंगे 10⁻³ मीटर, ठीक है ना। रेडियस आ गई हमारे पास, हमें निकालनी है लेंथ। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = ρl/A, यही होता है। इससे हमें क्या पता चल गया, लेंथ निकल सकती है यहाँ से, लेंथ = R × A/ρ, ठीक है ना। सो लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस कितनी है, रेडियस इज रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस कितना है, इट इज़ 5 ओम इंटू एरिया, दिस इज एरिया, एरिया विल बी कितना हो जाएगा πr², ठीक है ना। दिस विल बी पाई इंटू आर, रेडियस कितनी आ गई है 0.25 इंटू 10⁻³ स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो मीन्स रेजिस्टिविटी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। हम इसको थोड़ा सोल्व करके यहीं पे छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए एक्यूरेट लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है बस यहाँ से, ठीक है ना। हम यहीं पे छोड़ रहे हैं इसको, 5 ओम इंटू पाई इंटू ये जो है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। दिस विल बी 0.25 का स्क्वायर हो जाएगा पहले तो 625, 2 ये 4 के बाद डेसिमल 1 2 3 4, 0.0625 इंटू 10⁻² पर आ जाएगा 9 प्लस का अपॉन में आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। इसको आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर यहाँ भी छोड़ दें आपको यहाँ तक का 1.5 मार्क आपका कंप्लीट हो जाता है। आपने बता दिया कि कैसे इसकी लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, हाउ मच विल द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। डायमीटर को अगर हम डबल कर दें, पहले डायमीटर देखते हैं कितना है, पहले डायमीटर डी है। सेकंड पार्ट में जो है डायमीटर अगर डबल कर दिया जाए, इफ डायमीटर जो है वो डी है, पहले तो ये देख लेते हैं, डायमीटर इज डी, अगर डी है डायमीटर तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R विल बी इक्वल टू ρl/A, यही होता है, ठीक है। एरिया लिख देंगे यहाँ पर πr², दैट मीन्स d/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। R विल बी इक्वल टू ρl/A है एरिया, πr², पाई इंटू R, अब R क्या होती है d/2, रेडियस डायमीटर का हाफ होती है ना, दैट मीन्स d/2 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, πr² किया हमने इसको। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये दिस विल बी ρl/, पाई आ जाएगा इधर, d का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 आ जाएगा। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, 4 विल बी गॉन अपवर्ड, दैट मीन्स ये आ जाएगा 4 ρl/πd², ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन में हमारे पास इफ डायमीटर इज डबल कह रहा है ना वो, इफ डायमीटर इज डबल्ड, अगर डबल कर दिया जाए दैट मीन्स डी का कितना बन जाएगा 2d बन जाएगा, डबल कर दिया हमने डायमीटर, दैट मीन्स रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस विल बी ρl/A ही होगा। A क्या है यहाँ पर, दिस इज एरिया, दैट मीन्स ρl/, एरिया होता है πr², अब r² कितना है 2d/2 हो जाएगा। अगर ये डायमीटर है, ये डायमीटर था तो रेडियस कितनी थी d/2, ठीक है ना। ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2d/2, सिंपल है।
तो दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ d बचा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा, d स्क्वायर। ये रेडियस कैलकुलेट करनी ना हमने इधर, दिस इज रेडियस 2d/2। तो सिंपली हमारे पास मान लेते हैं r डैश है हमारा, दूसरे वाला, पहले वाला r है, दूसरे वाला r डैश है। दोनों की रेशो निकाल के देखते हैं कि कितना चेंज आया है। r डैश डिवाइडेड बाय r, ठीक है ना, r डैश इज इक्वल टू रो l अपॉन पाई d स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है हमारे पास 4 रो l अपॉन पाई d स्क्वायर। पाई d स्क्वायर से पाई d स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी कितना आ जाएगा, रो l से रो l कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 1/4, ठीक है ना। दैट मीन्स r1 विच इम्प्लाइज r डैश जो है हमारे पास, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ r। दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 4 टाइम्स, कब, जब हम डायमीटर को इंक्रीज कर देंगे। रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 4 टाइम्स।